हेलो गाइस। हेलो गाइस, ज्वाइन करिए। हेलो गाइस। हेलो गाइस, ज्वाइन करिए। एवरीवन ज्वाइन। सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया। ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया था और हमें पता भी नहीं चला क्या हुआ, कैसे हुआ। अपने आप डिस्कनेक्ट हो गई थी। ज्वाइन करिए। गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा खासा चल रहा था, है ना? तो देखिए, सुनिए। चलिए, तो ये मोटा मोटी ये डिस्कशन है ना, इसको हम लोग आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, इस पर्टिकुलर डिस्कशन को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाइए आ जाइए, जो भी चले गए थे। अरे अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, होता है कभी कभी, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। क्लास जितना मेरे को लेना है उतना मैं लेके रहूंगा किसी भी तरह से। एनी हाउ, अपने आप डिस्कनेक्ट हो गई थी। सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट टू यू ऑल, सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को। देखिए, सुनिए। तो ये मोटा मोटी आपने समझ लिया कि नीचे जो जाती है, सेटल होती है, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं सेटलिंग वेलोसिटी। उसको हम लोग को कैलकुलेट वगैरह करना है। फिर हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी। तो इस, हाँ थोड़ा हो गया था। तो इस तरीके का जो टैंक है ना, इस तरीके का टैंक, मोटा मोटी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आप सभी में इसी तरीके का टैंक देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप ऑफ टैंक। ठीक है, फ्लो टाइप ऑफ टैंक, सिंपली आप ऐसे बोल सकते हैं। ओके, इसका नाम अलग अलग होगा डिपेंडिंग ऑन द पर्पज। ओके, कोई टैंक में हम कुछ कर रहे होंगे, कोई टैंक में हम लोग कुछ कर रहे होंगे। जैसे इस वाले टैंक में इनऑर्गेनिक सॉलिड को ही टारगेट किया जाता है, ग्रिड चैम्बर। एक टैंक होता है स्किमिंग टैंक। क्या होता है? स्किमिंग टैंक, स्विमिंग नहीं, स्किमिंग। स्किमिंग टैंक में हम क्या करते हैं बेसिकली, मान लो जो वेस्ट वाटर है, इसमें अगर ऑयल एंड ग्रीस वगैरह है, ऑयल और ग्रीस वगैरह, तो ऑयल और ग्रीस वगैरह भी ना जो क्योंकि देखो, हमको बेसिकली क्या करना है, हम तो सारा सारा कुछ हम तो रिमूव कर लेंगे इजीली, लेकिन बायोलॉजिकल मोड का ट्रीटमेंट हमें किसके लिए अडॉप्ट करना है? डिसॉल्व ऑर्गेनिक्स को रिमूव करने के लिए। किसके लिए? डिसॉल्व ऑर्गेनिक को रिमूव करने के लिए। तो डिसॉल्व ऑर्गेनिक को रिमूव कौन करेगा? बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया। तो सीवेज के अंदर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा कोई भी कंस्टिट्यूएंट नहीं होना चाहिए जो बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल हो। नहीं तो बैक्टीरिया ही मर जाएगा ना। अगर बैक्टीरिया ही मर गया तो आपका खाना कौन खाएगा? मतलब डिसॉल्व ऑर्गेनिक को खाएगा कौन? एनर्जी बनाया कौन? कोई नहीं। फिर रिप्रोडक्शन करके उसको सस्पेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा कौन? कोई नहीं। समझ में आ रहा है? तो ऑयल एंड ग्रीस वगैरह ये सारा चीज क्या है? हानिकारक चीज है बैक्टीरियाज के लिए। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए भी हम लोग, मतलब अगर प्रेजेंट है ऑयल एंड ग्रीस, अगर मान लो गैरेज वगैरह से या फिर कोई ऐसा मोटर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वगैरह से वेस्ट वाटर को भी आप मिला दिए हो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में, तो फिर हम क्या करते हैं बेसिकली, सुनिए एक चीज और ध्यान रखना, डायरेक्टली आप ट्रीट नहीं करोगे। देखो, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर का कंपोजिशन अलग है दोस्त, उसमें उतना ऑयल एंड ग्रीस वगैरह नहीं रहता है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में। लेकिन इंडस्ट्रियल, मान लो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है आपको उस एरिया में जहां पे ये एसटीपी फिट की गई है, बहुत सारे गैरेज हैं, तो वहां से जो वेस्ट वाटर कलेक्ट होगा तो ऑयल एंड ग्रीस कितना ज्यादा होगा, है ना? बहुत ज्यादा होगा। प्लस उस वाले वेस्ट वाटर के अंदर हो सकता है ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट काफी कम हो। लेकिन अगर आपको एक साथ मिला के ट्रीट करना है, एक किसके साथ? डोमेस्टिक वेस्ट वाटर के साथ आपको इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को मिक्स करके ट्रीट करना है, तो हम पहले क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है उसको डोमेस्टिक वेस्ट वाटर के कंपैटिबल बनाते हैं। समझना, कंपैटिबल बनाएंगे, फिर जब वो कंपैटिबल हो जाएंगे फिर मिक्स करेंगे। कंपैटिबल बनाना मतलब इसमें ऑयल एंड ग्रीस वगैरह ज्यादा है तो इसको स्कीमिंग टैंक वगैरह में रिमूव करो, रिमूव हो जाएगा। फिर वो मान लीजिए, और जो भी अगर कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द बैक्टीरिया, तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देंगे। इस तरीके से हम इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को डोमेस्टिक वेस्ट वाटर के कंपैटिबल बनाते हैं। कंपैटिबल बनाने के बाद मिक्सअप करते हैं, फिर एक साथ उसका ट्रीटमेंट कैरी ऑन करते हैं। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। इन सब चीजों को लिखवाऊंगा मैं, पॉइंट बाय पॉइंट लिखवाऊंगा, कोई ये नहीं है। चलिए, तो स्कीमिंग टैंक के बारे में भी जाना, ऑयल एंड ग्रीस को रिमूव करते हैं, तो यही चीज पूछेगा आपसे एग्जाम में। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग इस तरीके से पढ़ाई करेंगे कि बहुत सारा चीज मैं आपको बोल बोल के याद करवा दूंगा।
है ना, यही सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे कि स्कीमिंग टैंक में क्या रिमूव किया जाता है, या फिर ऑयल एंड ग्रीस इनमें से कौन सी टैंक में रिमूव किया जाता है, ठीक है, या फिर इनऑर्गेनिक सॉलिड इनमें से कौन सी टैंक में रिमूव किया जाता है, ठीक है, या फिर आपसे पूछेंगे टोटल यहाँ पे यहीं पे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, ओके मतलब ये सॉलिड कितना रहता है, फिर उसमें ये पूछ लेंगे परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड कितना रहता है, इनऑर्गेनिक सॉलिड कितना रहता है, ठीक है, 45 और 55%। ओके कोई बोल रहे थे ये उल्टा लिखा हुआ है, नहीं उल्टा नहीं लिखा हुआ है, यही सही लिखा हुआ है। ओके ऑर्गेनिक थोड़ा कम रहता है लेकिन इनऑर्गेनिक थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन ऑर्गेनिक जितना भी रहता है वो पूरे को हमको रिमूव करना होगा, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में अगर डायरेक्टली विदाउट ट्रीटिंग अगर आप फेंक दोगे डिग्रेड करेगा और पोल्यूशन क्रिएट करेगा। क्लियर है? तो उसको ऐसे नहीं छोड़ना है, ट्रीट करना है। ओके चलिए अब मैं आपको कुछ बेसिक बताता हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट। एज ए इंजीनियर हम कुछ भी डिजाइन करेंगे, जैसे कि यहां पर हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को डिजाइन कर रहे हैं। व्हाट वी आर डिजाइनिंग, वी आर अटेम्प्टिंग टू डिजाइन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी। तो क्या होना चाहिए? इकोनॉमिकल होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट होना चाहिए। समझिएगा। देखिए अब मैं कुछ कलम उठाता हूं, लिखता हूं, देखना। मान लो ये एरिया है, ये एरिया था, यहां से पूरा पूरा कलेक्शन सिस्टम है। कलेक्शन सिस्टम मतलब जो आपके घरों से सीवेज वगैरह को कलेक्ट करके, ठीक है, एक मेन सीवर पाइप में डाल के यहाँ पे आपका एसटीपी है, मान लो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यहां तक लेके आएगा। तो ये जो पाइप का नेटवर्क जो कि जमीन के नीचे रहता है, इस पाइप के नेटवर्क को हम बोलते हैं बेसिकली कलेक्शन सिस्टम। कलेक्शन सिस्टम, ठीक है, कलेक्शन सिस्टम। कलेक्शन सिस्टम, कलेक्शन सिस्टम में क्या होता है, मतलब सीवर पाइप्स वगैरह। ओके सीवर पाइप्स, सीवर पाइप। अब सुनिए, और एक तो ये अगर कलेक्शन सिस्टम है तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कुछ होगी। हाँ होती है ना, जो आपके घरों तक पानी पहुंचता है, जो आपके घरों तक पानी पहुंचता है उसमें भी, उसके लिए भी तो पाइप बिछाई जाती है, ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ओके अब सुनो, अच्छा ये बताओ, जमीन के नीचे अगर हम लोग पाइप रखेंगे तो कौन सा पाइप मेरे को ऊपर रखना है, कौन सा पाइप नीचे रखना है? ऑब्वियस सी बात है दोस्त, ऑब्वियस सी बात है, सीवेज पाइप जो होगा वो नीचे होगा एज कंपेयर टू ड्रिंकिंग वाटर पाइप, हमेशा, है ना, उसका लेवल। क्यों? मान लो ऊपर में अगर आपने रख दिया यहाँ पे ये सीवेज पाइप, और इसके नीचे से ये सीवेज पाइप है एसपी, ये मान लो ड्रिंकिंग वाटर वाला पाइप है, तो सीवेज पाइप वगैरह में अगर लीकेज हुआ तो इसमें तो कचरा बह रहा है, वेस्ट वाटर बह रहा है, उसमें पैथोजन वगैरह क्या ना क्या है। अब मान लो ड्रिंकिंग वाटर पाइप वगैरह में कहीं लीकेज है तो धीरे धीरे ये ग्राउंड के अंदर सीपेज होगा, ये वेस्ट वाटर का, वो लीकेज के थ्रू से, और हो सकता है वो इस ड्रिंकिंग वाटर को कंटेमिनेट कर दे। अब ये ड्रिंकिंग वाटर आपके घरों तक पहुंचेगा थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और पी के आदमी बीमार हो जाएगा। इसलिए जो लेवल होता है ना, ठीक है, तो वो लेवल क्या, सीवेज पाइप का नीचे होता है हमेशा ड्रिंकिंग वाटर पाइप से। क्लियर है? ताकि सीवेज पाइप में लीकेज के कारण किसी भी तरह का कॉन्टेमिनेशन आप अपने ड्रिंकिंग वाटर वाले पाइप में ना हो जाए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और एक चीज सुनिए, ये कलेक्शन सिस्टम के बारे में बता देता हूं एक दो बात। ये जो पाइप का नेटवर्क हम लोग बिछाते हैं, ठीक, हम ऐसा बिछाते हैं कि इसमें सीवर पाइप के अंदर, ठीक है, जो फ्लो हो, जो वेस्ट कचरा का फ्लो होना है ना, तो कभी भी जो भी पाइप है, जो भी क्रॉस सेक्शन का, उस पाइप को कभी भी फुल करके नहीं फ्लो होगा। जैसे कि फुल करके नहीं फ्लो होने का मतलब क्या है, सुनिए। जैसे कि अपने घरों में जो पानी की पाइप है, देखो आप नल खोलोगे तो पूरा भर्ती होके पाइप पूरा भर के निकल रही है ना पानी, तो वो फुल कंडीशन में फ्लो हो रही है, ऐसा समझिए। तो वो जो फुल कंडीशन में फ्लो हो रही है, दैट टाइप ऑफ फ्लो इज बेसिकली कॉल्ड प्रेशर फ्लो। उस तरीके के फ्लो को हम बोलते हैं प्रेशर फ्लो। हम एडिशनली कोई प्रेशर दे रहे हैं, घर में पंप वगैरह लगाए, मोटर वगैरह लगाए, ऑन करते हैं तो वो पानी उठाता है, एक प्रेशर, एक एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तब उसमें भर्ती होकर पानी फ्लो हो रही है, प्रेशराइज्ड फ्लो। तो वो ड्रिंकिंग वाटर वाले में होता है, ठीक है। आप देखे होंगे जो पीएचडी वगैरह होता है, वहां ओवरहेड टैंक्स इंस्टॉल की जाती है, और जरूरत पड़ा तो कोई पंप वगैरह भी पंपिंग के लिए एस्टैब्लिश की जाती है, सेटअप की जाती है ना। तो ड्रिंकिंग वाटर का जो पाइप होता है, वो पाइप पूरा भर्ती होके फ्लो होता है, पूरा फुल, उसमें प्रेशराइज्ड फ्लो होती है बेसिकली, ठीक। लेकिन ये जो पाइप है अपना, कौन सा, सीवर पाइप, ये इसमें कभी भी प्रेशराइज्ड फ्लो नहीं होगा। क्यों? अगर मान लो प्रेशराइज्ड फ्लो हुआ, उसके कारण अगर लीकेज हो गया, अगर मान लीजिए लीकेज हो गया, तो फिर वो कंटामिनेशन कर देगा, ठीक है। और प्रेशराइज फ्लो हम कर ही नहीं सकते इसमें, क्योंकि ये जब सीवेज वगैरह फ्लो होगी, तो जब फ्लो हो रही है ना, तब उस समय उसमें बायोकेमिकल रिएक्शंस वगैरह चलते रहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कुछ गैसेस वगैरह वो हरदम रिलीज करते रहता है। तो जो गैसेस वगैरह को रिलीज करेगा, वो कहाँ, उसके लिए भी तो स्टोरेज के लिए स्पेस चाहिए ना दोस्त। तो कुछ ना कुछ फ्री स्पेस पाइप के अंदर रहना ही
चाहिए, है ना, हमें छोड़ना ही पड़ेगा, ताकि जो भी ड्यूरिंग द फ्लो जब कैरी कर रहे हो आप एक मतलब एरिया से लेके, एक डोमेस्टिक एरिया से, एक शहर से लेके एसटीपी तक जब आप सीवेज को कैरी कर रहे हो, तो उस समय जो गैस वगैरह प्रोड्यूस हो रही है वो कहाँ रहेगा, है ना, उस वो पाइप में उसके लिए स्पेस प्रोवाइड करना है। तो अगर मान लो फुल कंप्लीटली फुल होके फ्लो करेगा तो फिर जो भी गैस रिलीज होगा उसके कारण और प्रेशर डेवलप होगा, पाइप का ब्रस्टिंग का चांसेस होगा, फट जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अरे बहुत सारा प्रॉब्लम है, सोचना पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें ग्रेविटी फ्लो करवाते हैं, ग्रेविटी फ्लो, ठीक है, ग्रेविटी फ्लो, ठीक, प्रेशराइज फ्लो नहीं होती, मतलब पार्शियल डेप्थ फ्लो, आप ऐसे कह सकते हो, पार्शियल डेप्थ फ्लो, ठीक है, पार्शियल डेप्थ फ्लो, क्लियर है। ग्रेविटी फ्लो का मतलब ढलान हम दे देंगे जी, ड्यू टू ओन वेट, है ना, ड्यू टू ओन वेट सीवेज अपना फ्लो कर जाएगा। मतलब कोई भी पानी है टोटल हाई एनर्जी टू लो एनर्जी की तरफ फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, तो इस तरह का एक स्लोप हम प्रोवाइड कर देंगे। तो इसका स्लोप वगैरह कितना प्रोवाइड करते हैं उसको भी डिजाइन करते हैं, लेकिन ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, एक आइडिया दे दिया। तो चलो मान लो ये सीवेज पाइप के द्वारा सीवेज वगैरह को लेके आ गए आप एसटीपी पे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में लेके आए तो वहां पे एक बहुत बड़ा एक चैम्बर होता है, आप ऐसा समझिए एक चैम्बर, क्योंकि देखो यहाँ पे तो स्लोप है ना, यहाँ पे स्लोप है, ठीक है, पाइप वगैरह ऐसा स्लोप है, तो एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है कुआं टाइप का, ऐसा समझो एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है कुआं टाइप का, सारा सीवेज आके वहां पे पहले कलेक्ट होता है, सारा सीवेज आके वहां पहले कलेक्ट होता है। अब वहां से हम अपने को क्या प्लांट के अंदर पंपिंग करना पड़ता है, वहां से अपने को प्लांट के अंदर पंपिंग करना पड़ता है। क्या करेंगे? पंपिंग करेंगे प्लांट के अंदर ये पूरा पूरा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पंप होना चाहिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पंप होना चाहिए, ठीक है। अगर चलो आप, क्योंकि हम अपने को पंपिंग करना है, पूरा पूरा सीवेज को किधर पंपिंग करना है, प्लांट के अंदर, तो बहुत बड़ा पंप होना चाहिए, ठीक। तो अभी एक चीज सोचिए जरा भैया, इसमें सीवेज के अंदर आपका सस्पेंडेड सॉलिड वगैरह भी, तो अभी तो रॉ सीवेज है ना, अभी आपने किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं किया। इमेजिन करो सस्पेंडेड सॉलिड वगैरह लेके आ रहा है ये, ठीक, ये तो कुछ मतलब वो सस्पेंडेड सॉलिड वगैरह, मान लो बड़े बड़े सस्पेंडेड सॉलिड हो सकते हैं वो, तो जब आप पंपिंग कर दोगे पूरा पूरा, तो हो सकता है वो सॉलिड वगैरह पंप को जाम कर दे, उसमें फंस जाए, तो पंप खराब कर देगा, वो पंप का ब्लेड तोड़ सकता है, पंप खराब हो सकता है। पंप अगर खराब हो गया तो मुझे ये बताइए, जो अपना ट्रीटमेंट प्लांट है क्या वो एफिशिएंट रहा? नहीं, आपका पंप खराब हो गया, पंपिंग ही नहीं हो रहा, इकोनॉमिकल भी नहीं है। क्यों? पंप खराब हो गया, फिर मेंटेनेंस का खर्चा, तो ना तो एफिशिएंसी बचेगा, ना इकोनॉमी इसकी मेंटेन रह पाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? स्मार्ट वे इज, चलो बड़ा बड़ा सस्पेंडेड सॉलिड दिक्कत कर रहा था, ठीक, उनको फिल्टर कर दो, उनको फिल्टर कर दो, अलग कर दो सबसे पहले। तो हम क्या करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में एंड जस्ट वो बड़ा जो मैंने कुआं बोला, ठीक है, जिसको हम फॉल बोलते हैं, बेसिकली क्या बोलते हैं, फॉल, मतलब एक कुआं, इसमें पूरा पूरा सीवेज आके कलेक्ट हो रही होती है। इससे पहले हम एक जाली लगा के रखते हैं इस तरीके का, ठीक है। ये जो जाली होता है इसको हम बोलते हैं स्क्रीन्स, ठीक है, स्क्रीन, ये है जाली। तो इसमें क्या है, बहुत सारे जो बड़े बड़े सस्पेंडेड सॉलिड होंगे वो अटक जाएंगे, ठीक है, वो अटक जाएंगे, तो उनको अलग कर दो। फिर जो पूरा पूरा पानी है और छोटे छोटे सस्पेंडेड सॉलिड वगैरह, वही जितना अपने को जो साइज का अलाउ करना है वो साइज का आप अलाउ करोगे, जैसे कि आपका जब पंपिंग हो तो आपका पंप भी खराब ना हो। यहाँ पे जो पंप हम इस्तेमाल करते हैं जनरली वो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप। अरे रेसिप्रोकेटिंग पंप किधर होती है? चापाकल में लगी रहती है, गांव वगैरह में चापाकल देखे ना, दैट इज एग्जांपल ऑफ हैंड पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप। लेकिन यहां जो हम लोग पंप यूज करेंगे वो पंप होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होती है वहां पे किस तरीके का पंप आप यूज करते हो? तो सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लो हेड हाई डिस्चार्ज ये प्रोवाइड करता है, ठीक है, लो हेड हाई डिस्चार्ज ये प्रोवाइड करता है। ये इसकी खासियत है जिस कारण से इस पर्टिकुलर पंप को हम लोग यूज करते हैं। कोई बात नहीं, जो भाई बहन नहीं जान रहे हो कोई बात नहीं, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये पोर्शन भी है, तो उत्तम सर आप लोगों को पढ़ाएंगे जो हाइड्रोलिक मशीन्स है। अगर
ठीक, नहीं तो फिर मैं तो अभी सिविल वाला पोर्शन कैरी कर रहा हूं, उत्तम सर को टाइम मिले वो वही आपको वो हाइड्रोलिक मशीन वाला पोर्शन भी पढ़ा देंगे। ओके, तो अभी ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो हम पंप यूज करते हैं बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप को इंस्टॉल करके रखते हैं पंपिंग के पर्पज से। अब सुनना, पंपिंग कर दिया, अब हम क्या करेंगे, अब देखो अब हमें जो भी मान लो जो भी साइज ऑफ आपने सस्पेंडेड सॉलिड वगैरह को परमिट किया उसमें इनऑर्गेनिक भी है ऑर्गेनिक भी है, सारा ही डिफरेंट टाइप ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड है, ठीक है। अब मैं ये चाहूंगा क्योंकि आगे चल के मेरे को टैंकी बनाना है ना जिसमें इन सस्पेंडेड सॉलिड वगैरह को मेरे को सेटलिंग करवानी है, इन सस्पेंडेड सॉलिड वगैरह को मेरे को क्या करना है, बैठाना है, उनका सेडिमेंटेशन करवाना है ना, यही चीज अपने को करनी है। तो मैं ये चाहूंगा कि इनको और थोड़ा छोटा छोटा साइज का कर दूं, इनको और थोड़ा छोटा छोटा साइज का कर दूं, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये हमें वॉल्यूम ऑफ टैंक जो है बहुत बड़ा बड़ा बनाना होगा, हमें वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या करना होगा, बहुत बड़ा बड़ा बनाना होगा, मतलब टैंक का साइज बड़ा हो जाएगा। तो फिर जो अपना जो फंडामेंटल रूल है कि इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट होना चाहिए, तो इसमें इकोनॉमी वाली जो सिस्टम है वो वाइड हो जाएगी, वो वैलिड नहीं रह पाएगी, समझ में आ रहा है, वो वॉइड हो जाएगा, वो वैलिड नहीं रह पाएगा। तो ये चीज हमारा ये हम ध्यान में लेके चलते हैं कि हम फिर उसको छोटा छोटा करेंगे। तो ये जो चीज देख रहे हो ना, ये मशीन, ये काटने वाला मशीन उसको और छोटे साइज में रिड्यूस करता है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली क्यूमिनीटर्स। ओके, CU क्यूमिनीटर्स, ठीक, इसमें हम डाल देंगे तो ये जो सस्पेंडेड सॉलिड वगैरह उसको और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, अब छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, अब उसको हम इजीली सेटल वगैरह करवा पाएंगे। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये हम पहले कर लेंगे। इसको करने से क्या होता है, इकोनॉमी भी बची, पंप भी खराब नहीं हुआ, मतलब पैसा भी बचा क्योंकि टैंक का साइज वगैरह छोटा बनाना पड़ा, पंप वगैरह भी खराब नहीं होगा, तो आपका इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी दोनों ही ठीक ठाक रहेगा। ठीक, तो ये दो सिस्टम हम पहले ही कर लेते हैं। इसके बाद समझिए, अब मैं आपको फ्लो चार्ट बना के दिखा रहा हूं, देखिए सुनिएगा, ये पूरा पूरा डायग्राम आप देखिएगा, जो फ्लो चार्ट है वो कैसे है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। जस्ट ये इंट्रोडक्शन क्लास है दोस्तों, आगे चल के बहुत गंभीर रूप से इन सब चीजों को हम लोग पढ़ रहे होंगे। देखिए सुनिए, यहां पर सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, स्क्रीन लगा दिया हूं, तो मैं लिखता हूं स्क्रीन, स्क्रीन स्क्रीन कर दिया। जो सीवेज आया सीवर पाइप के माध्यम से, जो सीवेज आया कैसे आया, यहां पे सीवर पाइप है, सीवर पाइप, सीवर पाइप के माध्यम से सीवेज आया है ना इस सिस्टम के अंदर, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंट सीवेज। क्या बोलेंगे, इन्फ्लुएंट सीवेज, ठीक है, जो कि इस प्लांट के अंदर एंटर कर रही है। किस तरीके का सीवेज है ये, इन्फ्लुएंट सीवेज। तो स्क्रीनिंग कर दिया, यहां पे आपने जाली लगा के रखा था, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिख देता हूं, और ऊपर, एक मिनट, आपने स्क्रीनिंग किया, स्क्रीन लगा के रखा था। ठीक, स्क्रीनिंग करने के बाद अगर आपको जरूरत पड़ रहा है तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक टैंक और डाल दो, ठीक है, एक टंकी आप डाल दो, इस तरीके का एक टैंक होता है, हर एक टैंक का डिजाइन करेंगे। इस टंकी को हम बोलते हैं, इस टंकी में आपका सीवेज आएगा, इसको हम बोल देंगे स्कीमिंग टैंक, स्कीमिंग टैंक। ये स्कीमिंग टैंक में क्या होता है, ऑयल एंड ग्रीस की रिमूवल होती है, ऑयल एंड ग्रीस गेट रिमूव्ड, है ना, ऑयल एंड ग्रीस की रिमूवल होगी। एक मिनट, ये स्कीमिंग टैंक को मैं अच्छे से लिख दूं, मल्टीपल काम दोबारा दोबारा करना पड़ रहा, एक रुकिए मैं कलर ही चेंज कर लेता हूं। स्कीमिंग टैंक, अब देखिए स्कीमिंग टैंक से जैसे ही आपका सीवेज आगे चलेगा तो इसको एक हम टैंकी में डालेंगे, जिसमें हमको क्या करना है, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव कर देंगे। अब वो जो टैंकी आपको मालूम है, अभी अभी थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया था, उसको हम बोलेंगे ग्रिट चैम्बर, ग्रिट चैम्बर। ग्रिट चैम्बर में हम क्या करेंगे, जो इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं, सस्पेंडेड सॉलिड, उनको हम रिमूव कर देंगे, है ना। तो यहां पे लिख दीजिए इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, सॉलिड्स गेट रिमूव्ड, ठीक है, रिमूव्ड। अब ग्रिट चैम्बर में इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को आपने रिमूव किया,
अच्छा, ये जो नीचे ये जो सॉलिड वगैरह सेट होते हैं, जैसे सेडिमेंटेशन करवाने के बाद ये जो सॉलिड वगैरह सेट हो गए, इनके लिए एक स्पेशल नेम है, इनको हम बोलते हैं स्लज, है ना। तो ये जो सॉलिड यहाँ पे सेट हो रहा है चैम्बर के अंदर, ग्रिड चैम्बर के अंदर, इसको हम बोल देंगे इनऑर्गेनिक स्लज। क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक स्लज, ठीक है। और जो जो जितना मटेरियल उस टैंकी से आगे को चलेगा, आगे वाले टैंक में, उसको हम बोला करेंगे एफ्लुएंट। एफ्लुएंट फ्रॉम ग्रिड चैम्बर, स्लज फ्रॉम ग्रिड चैम्बर, इस तरीके का टेक्निकल टर्म यूज किया जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, सुनिए, यहां से अब आगे चलेगा, क्या होगा? यहां से आगे चलेगा। तो इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को आपने रिमूव कर ही दिया है। अब अपने को क्या रिमूव करना है? अब हमको रिमूव करना है ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को, है ना, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को। तो इसको रिमूव करने के लिए हम और एक यहां पे टैंक डिजाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। इसको हम क्या बोलेंगे? पीएसटी। पीएसटी का मतलब है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, प्राइमरी सेडिमेंटेशन, या फिर प्राइमरी सेटलिंग टैंक लिख सकते हो। अलग अलग नाम है ना। प्राइमरी क्लैरिफायर भी कह सकते हैं, या फिर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक कह सकते हैं, है ना। अब यहां पर हम क्या रिमूव कर रहे हैं दोस्तों? यहां पर हम रिमूव कर रहे हैं ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को, इसको हम यहां पे सेटल करवा रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक, अच्छा सुनिए, अब वो आप बोलोगे कि सर क्या पूरा का पूरा ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड सेट हो जाता है? नहीं, पूरा का पूरा सेट नहीं होता है। लगभग 60 से 70% ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड जो और सस्पेंडेड फॉर्म में है वही सेट होते हैं। 60 to 70% इन पीएसटी, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, पूरा नहीं होता है। बाकी का जो भी 30-40% ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड सस्पेंडेड सॉलिड है, ऑर्गेनिक फॉर्म में सस्पेंडेड सॉलिड है ना, वो फिर प्रोसेस के अंदर जाते हैं, आगे चलते हैं, सभी रिमूव नहीं हो पाते। ओके, 60 से 70% रिमूव होता है। एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? सुनिए, देखिए, ये जो मैंने बोला कि ऑर्गेनिक सॉलिड जो है इसको आप डायरेक्टली इन्वायरमेंट में छोड़ दोगे तो ये डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज क्या कर रहा है? बेसिकली एक तरीके का रिएक्शन हो रहा है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसको ऑक्सीजन चाहिए, है ना। जो बायोमास है वहां पे वो क्या कर रहा है? ऑर्गेनिक उसके पास है ही, जो बैक्टीरिया मतलब सड़ा गला रहा है, जो खा रहा है, कुछ ना कुछ जम्स होगा, बैक्टीरिया होगा, तो वो जो बैक्टीरिया उसको खा रहा है, फूड उसको मिल गया, फूड खा रहा है, प्लस अपना सांस लेने के लिए उसको ऑक्सीजन भी तो चाहिए। तो वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर को अगर बायोमास डिकम्पोज करेगा तो जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, आप ऐसा समझिए, उसी को हम बोल देते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोल देते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो समझिए, तो जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, चाहे वो सस्पेंडेड फॉर्म में हो या डिसॉल्व फॉर्म में हो, सभी को डिकम्पोज करने के लिए, सभी को डिकम्पोज करके स्टेबल फॉर्म में लाने के लिए कुछ ना, अगर आप बायोलॉजिकल मोड का यूज कर रहे हैं, मतलब बैक्टीरिया के प्रेजेंस में इन सब चीजों को करवाना चाहते हैं, तो डिकम्पोज करके स्टेबल फॉर्म में लाने के लिए ऑक्सीजन को अगर आप सप्लाई करोगे तो वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आपकी बन गई, उसके लिए अलग से पैसा लगेगा, खर्चा होगा, है ना। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट बन गई। कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसका इक्वेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे भैया, ठीक है। इंतजार करिए, धीरे धीरे हम लोग निकालेंगे सारा कुछ। तो समझिए, तो यहां पर आपने क्या किया? ये प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में आपने बेसिकली क्या किया? जो ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड था, लगभग 60 से 70% ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को पीएसटी के अंदर ही आपने सेटल करवा दिया। अगर 60 से 70% ऑर्गेनिक सॉलिड को पीएसटी के अंदर सेटल करवाया तो इसका भी कुछ ना कुछ ऑक्सीजन डिमांड होता, इसका भी कुछ ना कुछ ऑक्सीजन डिमांड होता। मान लो कि ये आगे सिस्टम के अंदर चलती, प्रोसेस के अंदर चलती, जिधर बैक्टीरिया है, तो वो जो बैक्टीरिया है इसको भी तो खा के डिकम्पोज करने की कोशिश करते, तो इसको खाने में, डिकम्पोज करने में जो ऑक्सीजन वो लोग कंज्यूम करता, कुछ ना कुछ अमाउंट तो आता। तो वो अमाउंट कितना आता है? तो हम बोलते हैं लगभग 30 से 40%। समझ में आया? मतलब जो भी टोटल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे इस पर्टिकुलर सीवेज के अंदर टू डिकम्पोज और टू स्टेबलाइज द ऑर्गेनिक सॉलिड्स, उसका 30 से 40% का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट आपने पीएसटी के अंदर ही रिमूव कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक सॉलिड्स है इसको, मतलब इसको अब हम उतना ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसका अलग तरीके का प्रोसेस है। इसको यूज करके हम खाद वगैरह बना लेते हैं।
खाद, ठीक है। आप खाद वगैरह कैसे बना लेते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह कैसे बनाएंगे, वो पूरा पूरा प्रोसेस है जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके लिए एक एरिया हम लोग सेलेक्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्लज ड्राइंग बेड, है ना, स्लज ड्राइंग बेड। तो वहां पे जाके इस ऑर्गेनिक मैटर को आप ऐसा समझिए, ये जो ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे हम लोगों ने सेटल करवाया है, इसको हम सबसे पहले तो स्लज डाइजेस्टर में डालते हैं, और एक यूनिट होता है स्लज डाइजेस्टर, वहां से जो प्रोडक्ट निकल के आती है उसको हम स्लज ड्राइंग बेड के ऊपर लेके चलते हैं, जिसके बाद वो खाद बन जाती है, ऑर्गेनिक मैन्योर। ओके, ये पूरा पूरा प्रोसेस है जो कि मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो अभी एक एक करके थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया लीजिए, एक फ्लो चार्ट, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि लगभग 60 से 70% ऑफ सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर इज रिमूव्ड इन प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक एंड अप्रोक्सीमेटली 30 to 35% ऑफ एसोसिएटेड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये बीओडी वगैरह क्या है, सीओडी, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, ये सारा कुछ बहुत सारा अलग अलग टर्म है। ये है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर ऑफ सीवेज, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आने वाले क्लास में, प्रोबेबली कल का जो क्लास होगा उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए क्विकली ये फ्लो चार्ट को मैं कंप्लीट करवाता हूं। अब सुनिए, अब यहां से जब सीवेज आपका आगे जाएगा तो अब आपके पास क्या बचा सीवेज के अंदर, इनऑर्गेनिक। देखिए, इनऑर्गेनिक डिसॉल्व सॉलिड को हमको ट्रीट करना नहीं है, सस्पेंडेड सॉलिड को हमने रिमूव कर दिया। हमको ट्रीट बेसिकली करना था सस्पेंडेड ऑर्गेनिक सॉलिड को और सस्पेंडेड ऑर्गेनिक सॉलिड को, सॉरी सस्पेंडेड ऑर्गेनिक सॉलिड को और डिसॉल्व ऑर्गेनिक सॉलिड को। तो सस्पेंडेड ऑर्गेनिक सॉलिड में से कुछ सस्पेंडेड ऑर्गेनिक सॉलिड को मैंने पीएचटी में रिमूव कर दिया, अब कुछ बचे हैं जो आगे चलेंगे। डिसॉल्व ऑर्गेनिक सॉलिड पूरा का पूरा आगे चल रहा है। तो वो जो आगे अब आने वाला टैंक है, उस टैंकी को हम बोलते हैं एरिएशन टैंक, जिसके अंदर बेसिकली, है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। मतलब जिसके अंदर बेसिकली ये डिसॉल्व ऑर्गेनिक सॉलिड्स को वो बैक्टीरिया वगैरह खा के सस्पेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, एरिएशन टैंक वगैरह बोलते हैं। ये अलग अलग तरीके का होता है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होती है, ट्रिकलिंग फिल्टर वाला प्रोसेस होता है, उन सब चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी एक कॉमन सा वर्ड हम लिखते हैं इसके लिए, एरिएशन टैंक। क्या लिखेंगे, एरिएशन टैंक, एरिएशन टैंक। ये जो टैंक है, ये टैंक में इसका क्या रोल है, बेसिकली वही जो आपको पूरा पूरा बैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट समझाया था कि बैक्टीरिया क्या करता है, जो डिसॉल्व ऑर्गेनिक सॉलिड है उसको खा के सस्पेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कैटाबोलिक रिएक्शन, एनाबोलिक रिएक्शन, ये सारा जो परफॉर्म करना है वो इन्हीं टैंकी में परफॉर्म करता है। ये अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एक सिस्टम है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। ट्रिकलिंग फिल्टर वाला एक सिस्टम है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। बहुत अलग अलग सिस्टम है। तो वो जितने भी बायोकेमिकल चीज होंगे वो इसी टंकी के अंदर होंगे, जिसको हम बोलेंगे एरिएशन टैंक। बेसिकली एरिएशन टैंक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां हम जो सीवेज को ट्रीट कर रहे हैं, इन एरोबिक कंडीशंस हम बेसिकली ट्रीट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे इन टंकीज में हम ऑक्सीजन को भी प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए जनरली इनको एरिएशन टैंक कहा जाता है, ठीक है। सीवेज को हम एरोबिक कंडीशन में क्यों ट्रीट करते हैं, ये चीज आपको समझ में आएगा तब जब मैं आपको बताऊंगा एनारोबिक और एरोबिक रिएक्शंस के बीच का बेसिक मेन डिफरेंस और वो काम कैसे करते हैं, है ना। इनके ऊपर जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब अपने आप आपको सारा कुछ समझ में आने लगेगा। अभी ध्यान रखिएगा, तो ये बोलेंगे आपसे कि सीवेज को किस प्रोसेस में ट्रीट किया जाता है, मतलब कौन से बायोकेमिकल रिएक्शंस, एरोबिक कंडीशंस में या एनारोबिक कंडीशंस में। तो ध्यान रखिएगा, आपको बोलना है एरोबिक कंडीशंस में हम बेसिकली सीवेज को ट्रीट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका सीधा सीधा। ओके, तो देखिए सुनिए, तो इस टंकी के अंदर क्या हुआ, बैक्टीरिया जो भी था, मतलब आप ऐसा समझिए कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से आगे जो सस्पेंडेड ऑर्गेनिक गए थे ना, वही धीरे धीरे बैक्टीरिया के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए वो क्या करने लगे, जो डिसॉल्व फॉर्म में ऑर्गेनिक है उनको खा रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं, ऑक्सीजन तो हम लोग दे ही दिए, और वो फिर से सस्पेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। ऐसा समझिए, वो फिर से सस्पेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अब ये एरिएशन टैंक से जो एफ्लुएंट बाहर निकलेगा, इस एरिएशन टैंक से जो एफ्लुएंट बाहर निकलेगा उसमें क्या क्या होगा, सस्पेंडेड फॉर्म में बहुत सारा ऑर्गेनिक और लिक्विड वाला पोर्शन, जिसमें से कि डिसॉल्व ऑर्गेनिक की कंटेंट बहुत ही कम हो गई होगी, क्लियर है। तो देखिए, तो अब हम क्या करेंगे ना, यहां से जो एफ्लुएंट बाहर निकल रही है इसको एक अलग और टैंकी में डालेंगे, और उस टैंकी का नाम है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, है ना, SST,
सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, इस टैंकी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, एसएसटी। एसएसटी में अगेन यही है, यहां पर भी क्या होगा, सेडिमेंटेशन होगा, किसका, जो यहां पर एरिएशन टैंकी के अंदर जो सस्पेंडेड फॉर्म में बैक्टीरिया निकल के आए उनको हम सेडिमेंट करवा देंगे, यहां पे ये स्लज हो जाएगा, ये जो सेटल हो रहे हैं इनको हम क्या बोलेंगे, स्लज। यहां पे आपको एक स्लज मिलेगा, ये सेटल हो जाएंगे, यहां पे आपको एक स्लज मिलेगा। उसके बाद ऊपर बच जाएगा क्या, ऊपर बच जाएगा पानी वाला पोर्शन, लिक्विड वाला पोर्शन। अब इस लिक्विड वाले पोर्शन में काफी कम मात्रा में ऑर्गेनिक सॉलिड्स वगैरह बचे होंगे, मतलब आप समझिए ये जो लिक्विड वाला पोर्शन ऊपर बच रहा है इसको आप अब डिस्पोजल के लिए बाहर निकाल सकते हो, मतलब जो भी नियर बाय रिवर वगैरह है वहां पे आप डाल सकते हैं। तो ये जो पूरा पूरा सिस्टम फिर बाहर, मतलब पूरा पूरा लिक्विड बाहर निकल के जाएगा, इसे हम एफ्लुएंट बोल देंगे, इसे हम क्या बोल देंगे, अगेन एफ्लुएंट बोल दिया। क्लियर है। अब सुनिए, ये हो गया। अब देखिए, अब ये जो स्लज बचा है, ये स्लज क्या है, ये तो ऑर्गेनिक बैक्टीरिया ही था ना, ये भी तो ऑर्गेनिक सॉलिड ही है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक सॉलिड है। अच्छा सुनिए सुनिए, और एक चीज सुनिए, पहले स्लज का छोड़िए, पहले एक चीज और सुनिए। देखिए, अगर मान लो आपको एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा बढ़ाना है, ठीक है, अपना ट्रीटमेंट प्लांट का एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा बढ़ाना है, मतलब आप चाहते हो कि नहीं मेरे को बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट को रिड्यूस करना है, जो भी डिसॉल्व ऑर्गेनिक कंटेंट है उसको बहुत ज्यादा मात्रा में रिड्यूस करना है, तो ये जो एसएसटी से एफ्लुएंट बाहर निकल रही है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक या फिर सेकेंडरी क्लैरिफायर, वहां से जो एफ्लुएंट बाहर निकल रही है उसको फिर से रिसाइकल कर दो। कहाँ रिसाइकल कर दोगे, ये एरिएशन टैंक के आगे कर दो, क्योंकि एरिएशन टैंक में ही तो वो बैक्टीरिया है जो कि डिसॉल्व ऑर्गेनिक सॉलिड को सस्पेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो आपको फिर डिसॉल्व ऑर्गेनिक सॉलिड को रिमूव करवाना है तो उसको रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं। क्लियर है, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। ओके, तो मैं यहां से एक लाइन और निकाल सकता हूं कि ये जो एफ्लुएंट है, ठीक है, ये जो एफ्लुएंट है इसको मैं रिसाइकल भी कर दूंगा टू इंक्रीज माई एफिशिएंसी ऑफ ट्रीटमेंट, है ना। अपने ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए आप रिसाइकल भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एफ्लुएंट को। तो मैंने यहां पे दिखा दिया, रिसाइकलिंग लिख दिया। क्लियर है, एक मिनट, LING, रिसाइकलिंग हो गया। अब देखिए, ये जो स्लज यहाँ पे बन रही है, ये स्लज बेसिकली क्या है, वही बैक्टीरिया वगैरह है, सस्पेंडेड फॉर्म में जो था बैक्टीरिया एरिएशन टैंक में जो बना उसको हमने यहाँ पे सेटल करवाया है। तो ये जो स्लज है इसको हम फिर कहां पे लेके जाएंगे, सुनिएगा एक मिनट, इसको हम एक अलग जगह पे, अब इसका ट्रीटमेंट चालू होगा, इसको हम एक अलग टंकी में फिर लेके जाएंगे, एक अलग प्रोसेस के अंदर, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। और ये जो यूनिट का नाम है, इस यूनिट को हम बोलते हैं स्लज थिकनर। क्या बोलते हैं, स्लज थिकनर, स्लज थिकनर। स्लज थिकनर जो है ना, ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के अंदर काम करती है। विच प्रोसेस, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, लिख देता हूं बगल में, सेंट्रीफ्यूगेशन। यहां पे नहीं लिखता हूं, थोड़ा साइड नीचे लिखता हूं। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है अभी एक्सप्लेन करते हैं आपको। सेंट्रीफ्यूगेशन देखिए बेसिकली क्या है ना, अब यहां पे हम स्लज थिकनर में लेके जो जा रहे हैं, अब ये कौन सा, ये ऑर्गेनिक स्लज है जो कि हमने सेटल करवाया कहां पर, यहां पर एसएसटी में। अच्छा, और एक चीज देखिए, पीएचटी में भी जो हमने सेटल करवाया था प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में, उसमें भी क्या है, उसमें भी ऑर्गेनिक सॉलिड्स को ही तो सेटल करवाया था। तो जब स्लज थिकनर में हम स्लज को ट्रीट करने के लिए लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे, एसएसटी का कुछ स्लज और पीएचटी का कुछ स्लज, दोनों को मिला के एक साथ 100% बना के फिर उसको स्लज थिकनर में डालेंगे। बेसिकली होता क्या है, सुनिए, पीएचटी का लगभग 60%, ओके, पीएचटी का लगभग 60% हम लेके आते हैं। यहां से देखो स्लज को मैंने यहां पे लाइन अप कर दिया, 60% ऑफ पीएचटी स्लज, ठीक, प्लस एसएसटी का जो स्लज है उसका लगभग 40%, 40% ऑफ एसएसटी स्लज, उसको लेके आया और स्लज थिकनर में डाला। अच्छा, अब यहां से सवाल पूछोगे, सर मेरे को एक चीज बताइए, ठीक है, पीएचटी का 60% क्यों, एसएसटी का 40% क्यों? देखो भाई, दोनों ऑर्गेनिक है, क्लियर है, लेकिन एसएसटी का जो स्लज है वो बेसिकली क्या है, बैक्टीरिया था, है ना, वो बेसिकली बैक्टीरिया है। लेकिन वहां पे जो स्लज है पीएचटी में वो क्या है, वो है आपका लकड़ी टुकड़ा हो सकता है, कोबिक छिलका हो सकता है, वो सारे स्लज हैं, है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि रिलेटिवली वहां का स्लज का थिकनेस थोड़ा ज्यादा है,
ठीक है, वहां का स्लज का थिकनेस वगैरह थोड़ा ज्यादा है, या फिर आप कह सकते हो रिलेटिवली वहां का स्लज का डेंसिटी, ऐसे कह सकते हो वहां का स्लज का डेंसिटी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हल्का है, इसमें बहुत ज्यादा पानी है। किसमें? एसएसटी के नीचे जो स्लज यहाँ पे बैठा है उसमें बहुत ज्यादा पानी है, लेकिन वहां पे पीएसटी के नीचे जो स्लज बैठा है उसका डेंसिटी थोड़ा ज्यादा है ना, आप ऐसे कह सकते हैं। इसलिए अब ये जो स्लज थिकनर है इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन एक्शन के अंदर हम इसके पानी को रिमूव करेंगे। मतलब क्या, वॉशिंग मशीन का देखो काम कैसे करता है, कपड़ा, वॉशिंग मशीन देखो, वॉशिंग मशीन तो काम करता है, वो गोल गोल घूम के कपड़ा धो देता है, लेकिन जो सुखाने वाला रहता है स्पिनर, उसमें कपड़ा जब डालते हैं क्या, जो गोल 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 बस घूमता है। अब गोल 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 घूमने के कारण क्या हो जाएगा, जो हल्का चीज है पानी वो बाहर की ओर फेंका जाएगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में घूमती है तो सेंटर से बाहर की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रहा होता है उस मास के ऊपर, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे इस स्लज थिकनर के अंदर पूरे स्लज को गोल 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 घुमा दोगे तो सारा ही कुछ एकदम क्या होगा, ये जो स्लज थिकनर का बाउंड्री है, सारा स्लज मतलब सॉलिड वाला पोर्शन वो स्लज थिकनर के बाउंड्री पर अटैच हो जाएगा, ठीक, और जो वाटर पोर्शन है, पानी वाला पोर्शन, वो वहां से बाहर निकल जाएगी। अब ये वो जो पानी वहां से बाहर निकली, फिर उसको आप लेके जाओ कहाँ, इसमें अगर आपको दोबारा से उस पानी को ट्रीट करना है तो आप एरिएशन टंकी के आगे लाइन अप कर दो, वो कर सकते हो। क्लियर है? अब मेन चीज यहाँ पे क्या है, स्लज। अब स्लज से जो हमने पानी यहाँ पे निकाल दिया, क्या निकाल दिया, पानी निकाल दिया, क्यों, ताकि इसका वॉल्यूम कम हो। हम क्यों किए, वॉल्यूम कम करने के लिए। क्यों? अब इसको मैं और एक यूनिट में लेके जाऊंगा, जिस यूनिट को मैं बोलूंगा स्लज डाइजेस्टर, जिस यूनिट को मैं बोलूंगा स्लज डाइजेस्टर, है ना। यहाँ पे अब स्लज को हम डाइजेस्ट करवाएंगे, इसका पूरा पूरा प्रोसेस है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आगे चल के। ओके, तो स्लज डाइजेस्टर में अगर मान लो अगर हम पानी नहीं निकालते, सेंट्रीफ्यूगेशन एक्शन की मदद से अगर हम पानी नहीं निकालते, तो स्लज डाइजेस्टर वाला जो टंकी था उसका वॉल्यूम मेरे को बहुत ज्यादा बनाना पड़ता, बहुत ज्यादा बनाना पड़ता। तो अगेन मेरा इकोनॉमी वाइड हो जाती कि नहीं हो जाती, सस्ता होता क्या, नहीं, टंकी बड़ा बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन बड़ा है तो पैसा भी तो, लागत भी तो ज्यादा लगेगा, है ना। इसलिए हम एक छोटा सा सेंट्रीफ्यूगेशन यूनिट डाल के स्लज के थिकनेस को बढ़ा दिए, है ना, वाटर को रिमूव कर दिए, थिकनेस को बढ़ा दिए, वॉल्यूम रिड्यूस कर दिए, सिंपल यही चीज हुआ है। तो इसका पूरा पूरा प्रोसेस है, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, अभी तो मैं थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ चीजों को, इन सब चीजों पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बने हुए हैं। क्लियर है? वो पूरा पूरा चीज हमको पढ़ना है ना। इसमें ये हर एक फेजेस में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, क्लियर है, फॉर्मूलास है। अभी तो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बस चीजों को, है ना, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि होता क्या, हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है ना, कितने अंदर तक चलेंगे। तो देखिए ये स्लज डाइजेस्टर वगैरह के ऊपर भी न्यूमेरिकल है, तो सारा ही कुछ पढ़ना है। तो यहां से अब हम लेके गए इस पूरा पूरा स्लज को कहां पे, एक टंकी में, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्लज डाइजेस्टर, जिसको हम बोलते हैं स्लज डाइजेस्टर, ठीक, स्लज डाइजेस्टर। एक चीज याद रखिएगा, आगे चल के बताऊंगा, स्लज डाइजेस्टर जो है ना, ये काम करता है अंडर एनएरोबिक कंडीशन, मतलब इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें भी बैक्टीरिया वगैरह ही होते हैं, ठीक है, यहां पर भी बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती है, लेकिन ये अनएरोबिक कंडीशंस में होती है, क्योंकि यहां पर हमको स्लज के वॉल्यूम को रिड्यूस करना है, स्लज को डाइजेस्ट करना है, मतलब स्लज के वॉल्यूम को और रिड्यूस करना है बेसिकली, ठीक है। तो एनएरोबिक कंडीशंस में यहां पे बैक्टीरिया काम करते हैं, लेकिन एरिएशन टैंक वगैरह जो है ना, यहां पे एरोबिक कंडीशंस में बैक्टीरिया काम करते हैं, एरोबिक कंडीशन, ठीक। लेकिन स्लज डाइजेस्टर में एनएरोबिक कंडीशंस में बैक्टीरिया वगैरह काम करते हैं, ठीक। तो स्लज डाइजेस्टर में स्लज डाइजेस्ट हुई, डाइजेस्ट होने के बाद नीचे सेटल हो गई, ठीक है, नीचे सेटल हो गई। अब नीचे सेटल हो जाता है, इसके बाद होता क्या है, यहाँ पे एनएरोबिक कंडीशंस में चूंकि बैक्टीरिया इस स्लज को डाइजेस्ट कर रहा है, तो ऊपर जो यहाँ पे लिक्विड बनता है ना दोबारा, इस लिक्विड का फिर से क्या होता है, जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बीओडी। अब ये क्या मतलब, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का थोड़ा सा आइडिया दिया था कि अंडर एरोबिक कंडीशंस कितना ऑक्सीजन चाहिए किसी भी बायोमास को, है ना, या फिर किसी भी बैक्टीरिया को, टू कंप्लीटली डिकम्पोज ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर, है ना। इसी को हम जनरली एज ए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। आगे चल के और लिखवाऊंगा डिटेल में सारा कुछ, अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूं, आइडिया दे रहा हूं।
तो अंडर एनारोबिक कंडीशंस, जब यहाँ पे बैक्टीरिया एनारोबिक कंडीशंस में काम करते हैं, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया ना, ऐसा समझिए। तो ये जो ऊपर वाला लिक्विड होता है, जो लिक्विड बचा, इसका ऑक्सीजन डिमांड काफी बढ़ जाता है फिर से। तो इस लिक्विड को जनरली हम बोलते हैं सुपर 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 टेंट लिक्विड, ठीक है ना। इसका ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इस लिक्विड को हम लाइन अप कर देते हैं पीएचटी के आगे, ताकि वो सिस्टम के अंदर दोबारा से जाए और उसका ट्रीटमेंट हो जाए, मतलब उसका जो भी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो सेटिस्फाई हो। तो यहां से ले, ठीक है, स्लज डाइजेस्टर से जो लिक्विड बच रहा है, उस लिक्विड को हम पीएचटी के आगे लाइन अप कर देते हैं। क्लियर है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। स्लज डाइजेस्टर वगैरह में क्या है, बैक्टीरिया एनारोबिक कंडीशंस में काम करते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि उनके लिए जो कि एक टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, तो यहाँ पे हीटर वगैरह भी लगाया जाता है, ठीक है, हीटर वगैरह भी होता है ना। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, मेसोफिलिक बैक्टीरिया, स्लज डाइजेस्टर में जब ट्रीटमेंट हो रही होती है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट गैस, एनारोबिक कंडीशंस में जब भी ट्रीटमेंट होती है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट गैस रिलीज होता है, जिसका एनर्जी वैल्यू काफी ज्यादा है, वो है CH4, मीथेन, ठीक है। जब भी एनारोबिक कंडीशंस में ट्रीटमेंट होगा, ठीक, तो एक गैस जरूर निकलेगी, मीथेन, जिसका एनर्जी वैल्यू काफी ज्यादा है। क्लियर है, तो कितना मीथेन वगैरह निकलता है, इसका भी कैलकुलेशन पर न्यूमेरिकल आ सकता है, या फिर जो डेटा वगैरह है वो पूछे जा सकते हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। अब सुनिए, ये जो स्लज डाइजेस्टर से अब जो चीजें हैं, एक जो ऊपर वाला लिक्विड बचा जिसका बीओडी ज्यादा हो गया था, उसको आपने पीएचडी के आगे मतलब फिर से लाइन अप कर दिया ट्रीटमेंट में। अब जो नीचे जो ये प्रोडक्ट बच गई, जो स्लज, इसको हम लेके आते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में हमने एक स्लज ड्राइंग बेड बना रखा होता है, ठीक है। ये मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, ये एक पर्टिकुलर लैंड है, ये एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पर सैंड होती है। मान लो एक मोटा लेयर सैंड का हमने डाल दिया, बालू का, फिर इसके नीचे ग्रेवल होती है, मतलब और थोड़े बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, फिर ये सॉइल होता है, मतलब ये आपका ग्राउंड लेवल है। आप ऐसा समझो, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक, ये आपका ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल के ऊपर आपने ग्रेवल का एक लेयर डाल दिया, इसके ऊपर सैंड का एक लेयर डाल दिया, फिर ये जो आपको एक बेड मिला, ठीक है, बिस्तर जैसा, एक बेड जैसा ही लग रहा है ना, ये जो आपको बेड मिला, इस बेड के ऊपर हम क्या कर देते हैं, अब ये जो स्लज है, इस स्लज को रखेंगे, ये स्लज को रख देंगे, जो स्लज डाइजेस्टर से निकल रही है, और अंडर द सनलाइट, सूर्य के प्रभाव के अंदर, सूर्य के रोशनी के अंदर, सूर्य देव, है ना, तो ये क्या करते हैं, अब इस चीज को सुखाते हैं, ठीक, इस चीज को सुखाते हैं। और ये क्या करते हैं, यहां पे बेसिकली क्या होता है, इसको इस स्टेट में लेके आते हैं, ताकि अब ये जो ऑर्गेनिक है, जो भी स्लज वगैरह है, ये भी तो ऑर्गेनिक है, ये रिएक्ट ना करें। ओके, ऑर्गेनिक्स बिकम्स इनर्ट, ये काम अब यहां पे होता है। इसको तब तक हम सुखाएंगे, तब तक हम इसको हवा देते रहेंगे, ऑक्सीजन देते रहेंगे। एटमॉस्फेयर में, खुला एटमॉस्फेयर में छोड़ दिए हो ना, तो हवा वगैरह भी मिल रहा है, धीरे धीरे सूख भी रहा है, पानी भी कम हो रहा है, जो भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पे इसको मीट हो रहा है। क्यों, बार बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लज ड्राइंग बेड में उसको मतलब जैसे हम कोई भी भुजिया बनाते हैं, आलू भुजिया, तो इस तरह पकानी होता है, तो वो जो क्या बोलते हैं, कलछुल, स्पून वगैरह को यूज करके पलटते हैं कि नहीं, वैसे यहाँ पे पलटेंगे यार। ऊपर हवा लग गई, नीचे वाला ऊपर कर दो, फिर उधर हवा लग गई, मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है वो मीट हो रही है। जो जितना भी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट उसका बचा था, वो यहाँ पे उसका फुलफिल हो जाएगा, और सूखा तो रहे ही हो। उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये इसमें बचेगा कुछ नहीं, सिर्फ न्यूट्रिएंट, और ये बन जाएगी ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर। इस चीज को आप अपने खेतों में फिर यूज कर सकते हैं। क्लियर है, यहां से जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा उसको आप अपने खेतों में यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे ऑर्गेनिक्स बिकम्स इनर्ट। ये जो स्लज वगैरह है, ये सारा तो ऑर्गेनिक्स ही है, इसका भी कुछ ना कुछ आप डिकम्पोज इसको करवाना है, इसको स्टेबल फॉर्म में लानी है, तो ये एरोबिक कंडीशंस में होता है। क्लियर है, एरोबिक कंडीशंस में होता है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन वगैरह पूरा अवेलेबल है, ओपन वेदर है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो स्लज ड्राइंग बेड वगैरह हम बनाते हैं ना, जिस भी एरिया में बनाओगे, एक चीज ध्यान रखना, उस एरिया का जो हाई फ्लड लेवल है उससे ऊपर ही होना चाहिए। हाई फ्लड लेवल मतलब कोई भी एरिया पानी के अंदर डूब जाता है, तो जब बाढ़ वगैरह आती है, कोई एरिया पानी के अंदर डूब गया, तो पानी का मैक्सिमम लेवल कितना था उस एरिया में, उसको बोलते हैं हाई फ्लड लेवल। तो जिस एरिया में ये स्लज ड्राइंग बेड को आप बनाओगे, उस एरिया में जो हाई फ्लड लेवल है वो
उस मतलब हाई फ्लड लेवल जो है उससे ज्यादा ऊंचाई पर ये स्लज ड्राइंग बेड होना चाहिए, क्योंकि यार इसमें तो गंदा वो कचड़ा को ट्रीट करके आप जो फाइनल प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं उसको रखे हो, फिर ये मान लो बाढ़ का पानी में घुल मिल गया, डूब गया, सबके घरों तक जाएगा, सब में स्लज वगैरह पहुंच गया, अच्छी बात नहीं है ना, है ना। तो इसलिए स्लज ड्राइंग बेड इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड और ऑलवेज मेड above high flood level of that particular area or locality। क्लियर है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, ये पूरा पूरा ट्रीटमेंट स्कीम है, ये पूरा पूरा ट्रीटमेंट स्कीम है। तो इसी को बेस बनाते हुए, आधार बनाते हुए हम लोग आगे अपना पढ़ाई को चालू करेंगे। तो हमको क्या करना है, ये आपका आधार एक हमने आपको बना के दे दिया, अब हमें करना है बेसिकली ये। अच्छा और सुनिए और एक चीज देखिए, सुनिए यहां पर बेसिकली दो तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है। एक में हम क्या कर रहे हैं ना, जस्ट जैसे कि ग्रिड चैम्बर वगैरह में या फिर पीएचटी वगैरह में, है ना, ग्रिड चैम्बर वगैरह में या फिर पीएचटी वगैरह में जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर हम बस वो जो सीवेज है इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूज करके हम टैंक वगैरह को डिजाइन कर दिए ताकि वो सेटल कर जाए, है ना। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके जो ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे होते हैं उसको हम बेसिकली बोलते हैं यूनिट ऑपरेशंस, उसको हम बोलते हैं यूनिट ऑपरेशन। तो यूनिट ऑपरेशन के अंदर कौन कौन से यूनिट आ जाएंगे आपके, स्क्रीनिंग आ जाएगा यूनिट ऑपरेशन के अंदर, मतलब बड़ा साइज है तो फिजिकल कैरेक्टर बड़ा साइज है तो आपने छांट दिया तो स्क्रीन आ गया यूनिट ऑपरेशन के अंदर। स्कीमिंग टैंक आ गया, ऑयल ग्रीस है वो फ्लोट कर जाएगा पानी के ऊपर, तो उस कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया, स्कीमिंग टैंक भी आपका यूनिट ऑपरेशन है। ग्रिड चैम्बर स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूज कर लिया, पीएचटी ये भी यूनिट ऑपरेशन के अंदर आ जाएगा। तो ये सारा यूनिट ऑपरेशन के अंदर आ जाएगा। और जहां पे बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो गई ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, ठीक है, जहां जहां बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो गई वो यूनिट प्रोसेस के अंदर आ जाता है। जैसे कि आपका एरिएशन टैंक के अंदर का ट्रीटमेंट जो है वो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस हो सकती है, ट्रिकलिंग फिल्टर वाला सिस्टम हो सकता है, अलग अलग सिस्टम है, वो सारा कुछ हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो वो सारा चीज आने लगता है आपका किस में, यूनिट प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पे दो अलग अलग टर्म है, एक यूनिट ऑपरेशन, एक यूनिट प्रोसेस। तो ध्यान रखिएगा जहां पर भी बैक्टीरिया की इन्वॉल्व हुई, कहां कहां बैक्टीरिया है यहाँ पे देखो, एरिएशन टैंक में मिल जाएगा, मतलब एक्टिवेट एएसपी में मिल जाएगा, ट्रिकलिंग फिल्टर में मिल जाएगा, एसएसटी में बैक्टीरिया मिल गया, ठीक है। अच्छा अब स्लज थिकनर में फिर वही सेंट्रीफ्यूगेशन, तो ये यूनिट ऑपरेशन के अंदर आएगा स्लज थिकनर, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज कर रहे हैं हम, है ना। तो ये यूनिट ऑपरेशन के अंदर आएगा, प्रोसेस के अंदर नहीं। फिर यहाँ पे देखो, मतलब बैक्टीरिया जहां पर काम करके, मतलब बैक्टीरिया कहाँ कहाँ काम कर रहा है, तो बैक्टीरिया आपका काम कर रहा है वहां कहाँ, एरिएशन टैंक में, एसएसटी में, फिर ये स्लज डाइजेस्टर वगैरह में। तो ये सारा जो यूनिट्स हैं, ये सारे जो टैंकी हैं, ये यूनिट प्रोसेस के अंदर आएंगे। तो यूनिट ऑपरेशन, यूनिट प्रोसेस, तो बस ये ध्यान रखिएगा, मैं आगे चल के आपको लिखवाऊंगा। और एक चीज देखिए स्क्रीनिंग को मिला लो, स्कीमिंग टैंक को मिला लो, ग्रिड चैम्बर तक मिला लो, इसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। आप ऐसे बोल सकते हो, क्या बोलोगे, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्रीलिमिनरी एग्जाम वैसा प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। अब इसी में अगर हम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक को मिला लें, पीएचटी को, तो हम बोल देंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्या बोल देंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है। अब एसएसटी तक लेके अगर चले जाओगे स्टार्टिंग, ठीक है। अच्छा ये प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद क्या है, आपका एरिएशन टैंक वगैरह चल रहा है, मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन वगैरह चल रहा है, फिर एसएसटी चल रहा है, वो वाला जो पोर्शन है उसको हम बोल देंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। क्लियर है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो हम जनरली सीवेज के ऊपर सेकेंडरी ट्रीटमेंट तक ही करते हैं, सीवेज के ऊपर किसी भी तरह का टर्शियरी ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। क्लियर है, यहाँ पे इतना ही ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आपके नेक्स्ट क्लासेस अभी शेड्यूल है, आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, जो कि कल ही है, ठीक है, जो कि कल ही है। सर्वे के अंदर, सर्वे वाला जो पोर्शन है उसके अंदर एमसीक्यू सेशन थियोडोलाइट के ऊपर वो मैं लेके आऊँगा, और थियोडोलाइट का कुछ बेसिक्स जो कि मैं किसी दिन 2 क्लास लेके उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और ये अभी आपकी एनवायरमेंट इंजीनियरिंग कंटिन्यू रहेगी। तो किसी भी भाई बहन को क्लास में ज्वाइन करना है, देन यू कैन ज्वाइन अस, डाउनलोड द कंसेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं आप सभी को तो लाइक कर दीजिएगा। डेडिकेटेड क्लास यहाँ पे चलेगी, पूरा का पूरा देखिए, आप लोग जितना अच्छे ध्यान से सुनेंगे, जितने अच्छे से लर्निंग करेंगे, हम लोग तो सारा चीज आपको एक्सप्लेन ही कर देंगे। जितना अच्छे तरीके से सुनेंगे, ध्यान रखेंगे, इन्हीं सब बातों में से, इन्हीं सब डिस्कशन से क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। आज ही हम लोगों ने जो डिस्कशन किया, मोटा मोटी यही वाला ऊपर वाला पोर्शन सबसे क्वेश्चन आ जाता है। 1-2 क्वेश्चन तो अभी प्रीवियस ईयर का आप सॉल्व कर लोगे, आप अटेम्प्ट करना। ये बस इंट्रोडक्शन वाले क्लास से,
तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो अपना रिक्वायर्ड है पिन पॉइंटेड टाइप का हम लोग क्लास लेके आएंगे आप सभी के लिए. इफ यू आर इंटरेस्टेड, डाउनलोड द कंसेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन एंड स्टार्ट डेडिकेटेड प्रिपरेशंस विद अस. चाणक्य 2.0 बैच के लिए फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए 30% का ऑफ है. दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं. जय हिंद, जय बिहार दोस्तों. किसी भी तरह का डाउट हो तो बोलिए, संपर्क करिएगा, है ना. आप सभी को हमारी नंबर दे दी जाएगी, संपर्क करिएगा दोस्तों. मिलता हूं कल फिर. नेक्स्ट क्लास आप लोगों की होगी. सो आई एम एंडिंग दिस. ओके, ठीक है चंदू जी. नींद आ गया. ओके, कोई बात नहीं. चंदू भाई को बोरिंग लगा. चंदू जी को बोरिंग लगा. शशि को नींद, शशि जी को नींद आ गई. हाँ, कंप्लीट कराएंगे ना, क्यों नहीं कराएंगे यार, कंप्लीट कराएंगे. शशि जी को नींद आ गई, नींद आ गई. अरे कमेंट नहीं, हम तो फ्लो में थे, बता रहे थे, चीजों को एक्सप्लेन कर रहे थे, है ना. चीजों को एक्सप्लेन कर रहे थे, चीजों को मैं तो एक्सप्लेन करते हुए चल रहा था. रुपेश भाई और कौन सर. कंटामिनेशन मीन्स कंटामिनेट हो गई, मतलब पोल्यूटेंट जो है वो किसी अच्छे चीज में अगर मिक्स हो जाएगा तो वो कंटामिनेट हो जाएगा, वो चीज है कि नहीं, जिस कारण से डिजीज वगैरह हो सकता है. some questions. एनवायरमेंट इंजीनियरिंग कितने क्लास में खत्म हो जाएगी? देखिए, तो 4-5 टॉपिक है, तो मोटा मोटी 25 से 30 घंटे मिनिमम, है ना. तो 25 से 30 घंटे मतलब मैं आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट विद इन 15 नहीं, 15 से 20, हाँ 15 to 20 लेक्चर्स 30 घंटे के अंदर हम लोग खत्म करेंगे. लेक्चर का टाइमिंग मैं बढ़ा दूंगा अपना, 30 घंटे के अंदर खत्म करेंगे, उससे ज्यादा नहीं. सम क्वेश्चंस नहीं, देखिए बात नहीं, मेरा कमेंट ऑन था. ओके, वो जो बीच में वो कनेक्टिविटी कटी ना, तो यहाँ पर थोड़ा कमेंट का प्रॉब्लम आता है. हम लोग ऐप पर स्विच कर जाते हैं तो उधर कमेंट वगैरह तो सही से चलता है. ओके, तो आप ऐसे तो नहीं बोल सकते सुलभ भाई, आप तो जान ही रहे, कमेंट आप करते हैं बीच में तो आंसर तो मैं करता हूं. आज नहीं दिखा, सॉरी, नहीं दिखा आज. और थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू. हाँ, क्लास ऐप के ऊपर चलेगी. नहीं, ये चाणक्य 2.0 के लिए डेमो था आज. चाणक्य 2.0 के लिए डेमो था. ठीक है, चलिए कल से ऐप पे ही मिल जाऊंगा सीधा. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट. टेक केयर गाइस. तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, है ना, दिमाग में इन सब चीजों को रखना है. इसी को बेस बनाते हुए हम सीवेज ट्रीटमेंट कर रहे होंगे. क्लियर है? चलिए, थैंक यू गाइस. जय हिंद, जय बिहार.